हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दिस। और 13 में अगर आप देखोगे तो आपको बोला कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर दिस। तो इन दो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देने के बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स देने के बाद आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछा है और यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देने के बाद आपसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा है और ये एक अलग क्वेश्चन है। तो पहले तो हम समझेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस है वो समझते हैं। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने देखा है जहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखने को मिलता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी आपको मिलेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और आपको उसका लोकेशन बताना है, तो उसका लोकेशन आप कैसे बताओगे? वाई पे और एक्स पे जो वैल्यूज़ रहेंगे उसको देख के, ठीक है। और अगर एक पॉइंट पी यहाँ पे भी है और आपको इसका भी कोई लोकेशन बताना है तो आप उसका लोकेशन इसको देखकर नहीं बताओगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या मतलब? देखिए अगर आपको इस P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आप इसका डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करोगे y से, तो वो डिस्टेंस आपको x के बराबर रहेगा। तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो x के बराबर रहेगा y एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस। और पॉइंट P का डिस्टेंस अगर x एक्सिस से आप ढूंढना चाहते हो तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट जो रहेगा ये डिस्टेंस, उसके लिए क्या रहेगा? y रहेगा। मतलब हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट का जो लोकेशन है वो आपको x और y से कितने डिस्टेंस पे है उसके बेस पे आप फाइंड आउट करते हो। लेकिन जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाओगे तो इसका जो लोकेशन है वो आप y से और x से नहीं ढूंढोगे, आपको ओरिजिन से ढूंढना है कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। ये y से और x से कितने डिस्टेंस पे था आपने वो ढूंढा था, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। और सपोज उस डिस्टेंस का नाम अगर आप r ले लेते हो या r लेंगे तो उसका पहला जो कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे x था, इसका हो जाएगा r। सेकेंड जो इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा? इसका जो एंगल पॉजिटिव एक्सिस से बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनेगा थीटा, वो एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है आपको। तो वो एंगल कितना बन रहा है वो आपका सेकेंड रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है वो डिफरेंट है। ये एक्स और वाई से डिस्टेंस बताता है और ये ओरिजिन से और पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनता है वो बताता है। तो ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे रहेंगे कि जैसे यहाँ पे ओरिजिन बोलते थे हम, इसको आपको पोल बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सिस को यहाँ पे पोलर एक्सिस बोलना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे बोलना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आपको बस इतना याद रखना, इसको पोल बोलेंगे, पोलर एक्सिस बोलेंगे, और कोऑर्डिनेट्स को हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब चलिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि चलिए आगे बढ़ते फिर आपको बताता हूँ मैं कि सपोज़ वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमको क्या समझना है कि क्या हम इन दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है, मतलब r और थीटा अगर आपके पास है, r और थीटा, तो क्या आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो? क्या आप x और y फाइंड आउट कर सकते हो? आपको ये समझना है। या अगर आपके पास x और y है तो क्या आप r और थीटा निकाल सकते हो? तो आपको ये समझना है। ये कब होगा? अगर इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसके वजह से ये मिल सकता है, इसके वजह से ये मिल सकता है, तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो ये दोनों रिलेशन हम समझते हैं यहाँ पे। तो चलिए कैसे समझेंगे? यहाँ पे एक सपोज करिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा, तो इसका डिस्टेंस y हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, तो ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये फॉर्मूला है। अब ये आएगा कैसे आपको समझना है, जिसमें से ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको मिलता है r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर r विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर आपको r चाहिए
अगर आपको आर निकालना है और आपके पास एक्स और वाई है तो आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई देने के बाद आप आर निकाल सकते हो। किससे? आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन क्या एक्स और वाई मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देने के बाद, एक्स और वाई देने के बाद क्या आप थीटा निकाल सकते हो? तो वो भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे आपको टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है, टेन थीटा का, तो आप क्या लिखोगे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट वाई है और एडजेसेंट एक्स है। तो अगर आपके पास y है और अगर आपके पास x है तो आपको tan थीटा का वैल्यू मिलेगा, और tan थीटा का वैल्यू मिलने से आपको थीटा कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे? टेबल का यूज़ कर लोगे। जैसे आप ऐसा अजूम करिए कि सपोज करिए y भी 4 है और x भी 4 है, तो 4/4 क्या मिल जाएगा? आपको 1 मिल जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। अगर tan थीटा का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब थीटा आपको मिलता है 45 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि अगर x और y का वैल्यू आपके पास है तो आप r और थीटा फाइंड आउट कर सकते हो ये वाले फॉर्मूले से। लेकिन अब अगर आपके पास r और थीटा है तो क्या आप x और y निकाल सकते हो? तो हाँ, निकाल सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना है? सेम वही करेंगे हम। सपोज ये r है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये और ये थीटा है। सपोज करिए r है आपके पास और थीटा है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? x और y। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओ सॉरी, ये y रहेगा, ये x रहेगा। चलिए इतना बता देते फिर से कि आपको आर और थीटा अगर आपके पास है तो क्या आप एक्स और वाई निकाल सकते हो? तो आप निकाल सकते हो। सपोज हमने ये ड्रॉ किया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये डिस्टेंस एक्स रहेगा, ये डिस्टेंस वाई रहेगा और ये डिस्टेंस आर है। तो फॉर्मूला जो है एक्स को फाइंड आउट करने का वो ये यूज़ करना है आपको, आर कॉस थीटा, और वाई फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ये फॉर्मूला कैसा आएगा स्टूडेंट्स? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालते हो तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आपने देखा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब y अपॉन r। तो अगर अब आपको y का वैल्यू चाहिए तो r को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो y का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? r साइन थीटा। तो यहाँ पे r साइन थीटा है। अब r आपको दिया हुआ रहेगा और थीटा का वैल्यू भी आपको दिया रहेगा। तो r का वैल्यू आप लिखोगे और साइन थीटा में अगर थीटा 90 दिया है तो साइन 90 का वैल्यू लिखोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा y। उसी तरह अगर x का चाहिए तो आप cos थीटा का फॉर्मूला यूज़ करिए। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट x अपॉन हाइपोटेनस r। तो अब अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? r cos थीटा। तो इसका मतलब है आपको ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है तो आप पोलर फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आपको पोलर दिया है तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है। आपको फॉर्मूला ये दोनों यूज़ करना है। तो चलिए हम सम्स की तरफ चलते हैं, और हमारा पहला सम्स था कि फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, मतलब आर और थीटा आपके पास है, आर और थीटा आपके पास है। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि हियर आर इज़ 3, फर्स्ट वाले के लिए आर 3 है, ये फर्स्ट वाला हो गया। तो आर यहाँ पे 3 है और थीटा क्या है? 90 डिग्री है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बी एक्स कॉमा वाई। अब हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये, क्योंकि आपको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए और आपको आर और थीटा दिया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एक्स विच इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो विच इज़ इक्वल टू आर के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 3 और इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 90, तो आप लिखोगे कॉस 90 विच इज़ इक्वल टू आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 90। अब कॉस 90 आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको टेबल पे मिल जाएगा। तो देखिए कॉस 90 आपको मिलता है 0, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 ओ, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0, और 3 इंटू 0 आपको मिलता है 0, 3 इंटू 0 आपको मिलेगा 0, मतलब x का जो वैल्यू है आपको मिलता है 0। अब हम क्या करेंगे? y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे y विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर से क्या होगा? r आपके लिए है 3, आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा कितना है? 90, तो आप लिखोगे 90 विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 90। साइन 90 अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है 1, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 और विच इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि x आपको मिलता है 0 और y आपको मिलता है 3। तो आप फाइनली क्या लिखोगे कि देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर 0,3। x आपको 0 मिला और y आपको 3 मिला, बस इतना ही सॉल्व करना है। तो यहाँ आपने किया क्या? पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास था, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया।
चलिए सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, सेम टू सेम इसी तरह है। तो सेकेंड वाले के लिए भी हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सेकेंड वाला है ये, यहाँ पे आपको R1 मिल रहा है और यहाँ पे थीटा आपको 180 डिग्री मिल रहा है। फिर से हम अज्यूम करेंगे कि लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बी x, y, और फिर से ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। तो आप लिखोगे x विच इज़ इक्वल टू r cos थीटा, फिर विच इज़ इक्वल टू r की जगह पे 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा है तो आप लिखोगे cos 180। तो आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय cos 180 का वैल्यू स्टूडेंट्स -1 है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसी को ऐसा समझिए, तो बाद में अगर देखेंगे तो आपको ये टेबल में मैं बताऊंगा कहीं पे। तो विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू -1 आपको मिल जाएगा -1। तो x का वैल्यू आपको मिलता है -1। अब हम करेंगे y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y विच इज़ इक्वल टू r साइन थीटा लिखना है, विच इज़ इक्वल टू r1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मतलब साइन 180। अब साइन 180 की बात करेंगे तो आपको 0 मिल रहा है, तो 1 इंटू 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0। तो y आपको 0 मिलता है और x आपको -1 मिलता है। फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर -1, 0। तो ये हमने 12 क्वेश्चन खत्म किया। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। तो 13 क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, और यहाँ पे x 5 है और y 5 है, आपने देखा क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स आपको दिए। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हियर x इज़ 5 एंड y इज़ 5। हमको फाइंड आउट क्या करना है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, मतलब r और थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि टू फाइंड r एंड थीटा। अब r को और थीटा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने पीछे देखा था। तो r को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो √x² + y² करना है, और थीटा का अगर आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो आपको लिखना है tan थीटा विच इज़ इक्वल y/x। तो चलिए पहले r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि r विच इज़ इक्वल टू √x² + y²। फिर हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, और रूट के अंदर x² है तो x 5 है तो आप लिखोगे 5 का स्क्वायर, फिर प्लस y² है और y 5 है तो इसको भी लिखोगे आप 5 का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, विच इज़ इक्वल टू रूट का साइन लिखोगे, 5 का स्क्वायर आप लिखोगे 25 प्लस फिर से 5 का स्क्वायर आप लिखोगे 25। फिर आप क्या लिखोगे, विच इज़ इक्वल टू रूट के अंदर 25 + 25 आपको मिलता है 50। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 का फैक्टर निकालोगे आप, प्राइम फैक्टर। तो 2 2 ज़ा 4, एक बचता है 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 5 का पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है तो वो अंदर रहेगा, मतलब 5√2 आपको मिलना चाहिए। तो आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 5√2। तो देयरफॉर आपको r का वैल्यू क्या मिलता है, तो आप लिखोगे देयरफॉर r इज इक्वल टू, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि देयरफॉर r विच इज़ इक्वल टू 5√2। तो आपको r मिल गया स्टूडेंट्स। अब आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा के लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो आप लिखोगे tan थीटा विच इज़ इक्वल टू y/x, और फिर y के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 5/x के प्लेस पे भी आप क्या लिखोगे 5। तो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा कैंसिल करोगे तो आपको मिलता है 1। तो आपको tan थीटा 1 मिला स्टूडेंट्स। अभी आपको थीटा नहीं मिला है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि सिंस द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज एन एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो एंगल भी कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज एन एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम ऐसा लिखेंगे कि tan थीटा विच इज़ 1 विल बी इक्वल्स टू वॉट। तो tan थीटा अगर 1 है तो टेबल में अगर आप चलते हो तो देखिए टेबल में आपको tan 1 जो है, tan थीटा 1 वो आपको 45 डिग्री मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 45 डिग्री। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि tan थीटा विच इज़ इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप फाइनली ऐसा बोल सकते हो कि थीटा आपको 45 डिग्री मिला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर थीटा विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, और फिर लास्ट में आप लिखिए देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर 5√2 और 45 डिग्री। आप इसको भी एक बॉक्स में बना दीजिए स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स ये सम्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको x 1 दिया है और y आपको √3 दिया। तो आप लिखोगे हियर x इज़ 1 और y इज़ √3। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको r एंड थीटा। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे आप, यही वाला वापस से। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो आप लिखोगे कि आर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखोगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखोगे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलता है, प्लस √3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 3, फिर विच इज़ इक्वल टू 1 + 3 आपको मिलेगा 4। अब 4 मिला है तो रूट का 4 का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा, तो आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2, और हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर आर जो है वो आपको मिल जाता है 2। तो आपको आर मिल गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या चाहिए, आपको थीटा चाहिए। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा विच इज़ इक्वल y/x, फिर विच इज़ इक्वल टू y के प्लेस पे आप लिखोगे √3/x के प्लेस पे आप लिखोगे 1, और विच इज़ इक्वल टू √3। मतलब tan थीटा आपको क्या मिल गया, tan थीटा आपको √3 मिला है, लेकिन आपको थीटा चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज़ एन एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि tan थीटा विच इज़ √3 विच इज़ इक्वल टू, अब tan थीटा √3 अगर आप देखोगे तो tan 60 पे, तो आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री। मतलब ऐसा बोल सकते हो देयरफॉर tan थीटा इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री, और देयरफॉर थीटा जो है वो आपको मिल जाता है 60 डिग्री। चलिए अलग कलर में लिखते हैं, देयरफॉर थीटा विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। फिर आप फाइनली क्या लिखिए कि देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर 2 एंड 60 डिग्री। चलिए अब थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाले में आपको x दिया है -1 और y भी आपको दिया -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू फाइंड r एंड थीटा, फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। शुरू करेंगे r विच इज़ इक्वल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर, और y स्क्वायर के पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों भी -1 है। तो -1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1, और -1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1, मतलब 1 + 1 आपको मिलेगा विच इज़ इक्वल टू √2। तो आपको r मिल गया √2। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर r विच इज़ इक्वल टू √2। तो r मिलने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। तो हम यूज़ करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला, आपको मालूम भी होगा अब तक। तो आप यहाँ पे लिखोगे tan थीटा विच इज़ इक्वल y/x, y यहाँ पे -1 है, x भी यहाँ पे -1 है, तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल -1/-1 कैंसिल हो जाएगा दोनों भी, आपको tan थीटा 1 मिल जाएगा। तो tan थीटा आपको 1 मिला। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन था, याद रखिए। फिर मतलब यहाँ से थर्ड गायब हो गया और ये भी कैंसिल गायब कर दिया मैंने। तो tan थीटा आपको 1 मिला है। अब ये दोनों भी माइनस है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है नहीं, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको वैल्यू जो 1 मिला है उसके हिसाब से एंगल क्या मिलना चाहिए, आपको ये समझना है। तो पहले हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज़ एन एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप जानते हो आपको देखिए थर्ड क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और एंगल आपका जो है इसका वो इस तरीके से घूम के जाएगा। इसका मतलब है कि 180 को वो क्रॉस करेगा, मतलब 180 से ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये 1 जो वैल्यू मिला उसके हिसाब से आपको ये समझना है। तो यहाँ पे अगर आप टेबल देखते हो और tan थीटा 1 को देखते हो तो आपको मिलता है 45 डिग्री। तो क्या 45 डिग्री पॉसिबल है? तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको 45 डिग्री नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली आप नहीं करोगे, आपको क्या समझना है। देखिए हमने टेक्स्ट बुक में क्या देखा था कि पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखा था कि ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। एक फंक्शन को आप पीरियोडिक फंक्शन कब बोलोगे? देखिए अब ये बहुत ज़्यादा आप समझने की कोशिश मत करिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझना है। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट p सच दैट f(x + p) इज इक्वल f(x), मतलब एक ऐसा p का वैल्यू होना चाहिए कांस्टेंट जिसको अगर आप f(x) में x के साथ अगर ऐड कर दोगे तो उसका जो भी वैल्यू बनेगा वो अभी भी x के वैल्यू में के बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि f(x) का जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू f(x + p) का भी रहेगा, वही वैल्यू f(x + डबल टाइम, चाहे ट्रिपल करिए 4 टाइम करिए, उस p को आप कांस्टेंट p को आप डबल करिए, ट्रिपल करिए, 4 टाइम करिए, उसको ऐड करिए तो भी उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतना ही नहीं, आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंगल करके या डबल करके तो भी वो वैल्यू सेम रहेगा। उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। और उसमें सबसे छोटा, जैसे 2p सबसे छोटा p है, तो वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव p नंबर रहेगा उसको हम बोलेंगे पीरियड। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया इसमें क्या बोला है कि अगर एक साइन x का वैल्यू है, जैसे साइन 30 हो गया, और यहाँ पे
साइन एक्स प्लस 2 पाई किया आपने, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो इसके वैल्यू के बराबर रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा। इतना ही नहीं, साइन एक्स प्लस इसको 4 टाइम करेंगे, मतलब डबल करेंगे, 4 टाइम नहीं डबल किया तो 4 पाई जो आया उसका वैल्यू माइनस करेंगे और डबल करके माइनस करेंगे तो सबका वैल्यू सेम आएगा। टेक्स्ट बुक में आपको बोला है एक जगह पे कि पीरियड के बारे में, साइन का और कोसेक का जो पीरियड है वो 2 पाई है, मतलब इसके ऐड करने से इसके सब्ट्रैक्ट करने से टोटल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कॉस और सेक का भी 2 पाई है, टैन का लेकिन पाई है, तो आपको याद रखना टैन कॉट के लिए आपको पाई लिखना है पीरियडिक फंक्शन पीरियड उसका, और साइन कोसेक कॉस और सेक के लिए आपको 2 पाई लिखना है। ठीक है, आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे साइन एक्स है, अगर आप इसको साइन 30 ले लेते हो साइन एक्स को, इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स के पे वापस से आप क्या लिखे 30 लिखे और प्लस 2 पाई करिए। 2 पाई मतलब आप समझ रहे हो 1 पाई का मतलब 180 होता है और 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा 360। तो इसका वैल्यू अगर 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू आपने देखा 1/2 है, तो साइन 30 प्लस 360 जो बनेगा 390, उसका भी वैल्यू आपको 1/2 मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर 360 को अगर आप डबल कर देते हो, इंटू 2 कर देते हो, 4 पाई कर देते हो, तो उसका भी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप माइनस करते हो 2 पाई को तो भी उसका जो वैल्यू मिलेगा वो भी आपको हाफ ही मिलने वाला है। ये यहाँ पे आपको समझना है। इतना लिखने के बाद आपको आगे वहाँ पे लिखना है। चलिए आगे चलते हैं वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको क्वाड्रेंट भी समझना है कि कभी कभी ये वैल्यू जो है ना प्लस और माइनस में भी आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पे हर वैल्यू प्लस में नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि सारे के सारे वैल्यूज प्लस में होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टैन और कॉट ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, और कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। तो ये चीज़ आपने देखा था पहले। चलिए आगे जो हमारा सम्स बाकी था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि सिंस द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज एन एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan थीटा जो 1 मिला है आपको विच इज़ इक्वल टू 45 था, किसके बेस पे, टेबल के हिसाब से। लेकिन हम क्या करेंगे 45 तो नहीं लेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू tan 180 प्लस 45। अब 180 का मतलब क्या है, 180 का मतलब पाई, क्योंकि 360 का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई। पाई क्या है, tan का पीरियड है, जो यहाँ पे आपने आप देख रहे हो। tan के लिए क्या लेंगे, पाई लेंगे। अगर साइन कॉस को सेक होता तो 2 पाई लेते थे आप, वहाँ पे 360 लेते थे, लेकिन यहाँ पे आप पाई लोगे मतलब 180 लोगे आप, और इसीलिए हमने यहाँ पे 180 लिया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको 180 से आगे चलना है, तो प्लस करना पड़ेगा आपको। और सिंस ये पाई है, इसके प्लस करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, हमने ज़बरदस्ती 180 को ऐड नहीं कर दिया। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि पाई प्लस, मैंने आपको जैसा पीछे बताया था पीरियड में वही होगा, इसको जितने बार आप डबल करके ट्रिपल करके ऐड करोगे तो वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, और इसीलिए हम यहाँ पे 180 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बता देंगे कि सिंस tan थीटा इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई और विच इज़ इक्वल टू 180 भी आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे पाई नहीं लिखा, रेडियन में नहीं लिखा, क्योंकि हमको डिग्री में चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके डिग्री में लिया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि अब जो थीटा का वैल्यू मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से इन दोनों को प्लस करके मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 225, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 225, और देयरफॉर थीटा का वैल्यू आपको मिलता है 225। और फिर फाइनली आप लिखिए देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर √2 और 225 डिग्री। तो चलिए अब 13 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। तो 14 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखिए आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस, इनके वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप समझिए। सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला लिखते हैं हम, और लिखा हमने कि पहले डायरेक्टली कि साइन फंक्शन इज पीरियडिक विथ पीरियड 2 पाई, जो आपने देखा था कि साइन फंक्शन, कोसाइन और कोसेक और सेक सबका जो पीरियडिक फंक्शन है वो 2 पाई है, जहाँ पे जिसके ऊपर वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। और लेकिन टैन और कॉट के लिए आपने देखा था पाई है, जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि साइन एक्स का वैल्यू और साइन एक्स प्लस 2 पाई का वैल्यू, एक्स प्लस 4 पाई का वैल्यू, और ये सारे के वैल्यूज़ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे कि साइन 19 पाई/3 आपका क्वेश्चन है। अब 19 पाई/3 को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अगर 19 को 3 से डिवाइड करते हो, या 19 को 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 3 6 18 और 1 आ रहा है, मतलब 6 1/3। अब देखिए 6 प्लस 1/3 करते हो तो क्या होएगा, 3 6 18, 18 प्लस 1 19/3, यही होएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 1 + 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विच इज़ इक्वल टू लिखेंगे कि साइन 6 पाई + 1 पाई/3।
अब इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है स्टूडेंट, इससे अलग नहीं मिल रहा है। अभी जो 6 पाई है, इसे देखिए ये पीरियडिक फंक्शन 2 पाई है, एक्चुअल में पीरियडिक फंक्शन क्या है 2 पाई है, लेकिन ये 6 पाई है, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये 2 टाइम ज़्यादा है, तो क्या 3 टाइम ज़्यादा चलेगा? तो आपने देखा था कि 2 टाइम करिए, सॉरी 2 टाइम करिए या 3 टाइम करिए या 4 टाइम करिए, कितना भी टाइम करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो ये जो 2 पाई पीरियड था ये 3 टाइम है उसका, तो ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, इसके आगे 3 टाइम ये है 6 पाई, उसी तरह 4 टाइम 5 टाइम, यहाँ पे कितना भी टाइम आने दो, वो प्लस एक्स का जो भी वैल्यू रहेगा वो एक मिनट वो साइन एक्स का ही वैल्यू रहेगा, वो इसी का वैल्यू रहेगा। मतलब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या समझना है कि 6 पाई को छोड़िए, इसको पूरे को छोड़िए, सिर्फ पाई अपॉन 3 का वैल्यू आपको निकालना है। मतलब आप ऐसा लिखोगे विच इज़ इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3। तो 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 में इसका वैल्यू, पाई अपॉन 3 का जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू आपको इसका भी मिल जाएगा। और पाई अपॉन 3 अगर आप उसमें देखोगे तो आपको रूट पाई अपॉन 3 का क्या मतलब हुआ, पाई मतलब 180 और 3 से अगर डिवाइड करो तो 3 6 18 0, तो 60। तो साइन 60 का वैल्यू अगर आप टेबल में देखो तो आपको मिलता है √3/2। तो जो वैल्यू इसका रहेगा वही वैल्यू, मेरा मतलब जो वैल्यू इसका रहेगा वही वैल्यू इसका भी रहेगा। तो देखिए आपने किया क्या, 19 को आपने पहले 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 में किया, यही चीज़ को आपने ये फॉर्म में लिखा। 6 पाई को अगर आप ये 3 इंटू 2 पाई नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे बताने का मतलब है कि हमने क्या किया, उस पीरियड फंक्शन को 3 टाइम कर दिया है। और वो लोग के रूल के हिसाब से चाहे आप 3 टाइम करिए चाहे 4 टाइम करिए, इसके साथ अगर आप इसको प्लस करोगे तो जो वैल्यू इसका रहेगा वही वैल्यू पूरे का हो जाएगा। और ये पूरा क्या था, वो यही था। तो इसका वैल्यू जो पाई अपॉन 3 है, जिसका मतलब होएगा 60 डिग्री, अगर आप टेबल में देखोगे तो आपको √3/2 मिलेगा। अब देख लीजिए कि साइन 60 का जो वैल्यू है वो √3/2 है, और इसीलिए इसका भी वैल्यू क्या बन जाएगा, √3/2। चलिए इसके बाद करेंगे। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे कि यहाँ पे पाई लिया था तो 2 पाई था, यहाँ पे डिग्रीज में दिया है। तो पाई का वैल्यू कितना है 180, तो 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। इसी तरह आपको 3 पाई 4 पाई आपको समझना है। चलिए देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको, सेकेंड क्वेश्चन है ये, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास कॉस फंक्शन है, तो आप लिखोगे कोसाइन फंक्शन इज पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई। जो आपने देखा था कि कॉस का 2 पाई है, और फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिर्फ ये जो पाई है, पाई की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 पाई की जगह पे, 2 पाई का मतलब कितना होगा 360, 2 पाई का मतलब 360, तो 360 लिखेंगे। जैसे 360 प्लस x प्लस 360 लिखेंगे, x प्लस 360 तो भी वही वैल्यू आएगा, x प्लस 360 का डबल, मतलब 4 पाई के टाइम में आपको 360 का डबल करना पड़ेगा, जो आपको मिलता है 720। इसका ट्रिपल करेंगे तो 1080 मिलेगा। उसी तरह इसके मल्टीपल को आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई वो नहीं लेना है, यहाँ पे 360 720 1080 लेना है, क्योंकि डिग्री में दिया है। तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो कॉस जो 1140 लिखा है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, कॉस 1080 प्लस 60, क्योंकि 1140 है जो 1080 से बड़ा है, तो आप यहाँ पे लोगे तो 1080। अब ये कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ऐसा लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 60। तो ये 3 2 पाई हो गया, मतलब 3 2 6 पाई बन जाएगा, ऐसा समझिए। तो अब अगर यहाँ पे 6 पाई आ चुका है और आगे अगर 60 डिग्री है, तो जो वैल्यू इसका रहेगा वही वैल्यू पूरे का रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पे कि विच इज़ इक्वल टू कॉस 60, तो आप डायरेक्ट कॉस 60 का निकालोगे। और कॉस 60 का वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे कॉस 60 तो आपको हाफ मिलता, तो आप लिखोगे हाफ। तो आप ये समझिए कि डिग्री वाले को आपको 360 के मल्टीपल में आपको चेंज करना है, और पाई वाले को आपको 2 पाई 1 पाई के मल्टीपल में चेंज करना है। तो चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपको दिया है कॉट, तो कोट एंजेंट फंक्शन इज पीरियडिक विद पाई। आपने देखा है क्योंकि tan और कॉट पाई पे है, बाकी सब 2 पाई पे। तो ये चीज़ वापस से याद रखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट 2 पाई 25 पाई अपॉन 3, जिसको आप डिवाइड करोगे तो 3 8 ज़ा 24 और 1, तो आप लिख सकते हो 8 1/3, मतलब 8 प्लस 1/3, मतलब 8 पाई प्लस 1 या पाई अपॉन 3। तो आप ऐसा लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 8 पाई प्लस पाई अपॉन 3। इसका मीनिंग सेम है। सिंस ये 8 पाई हो गया है, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो इसके साथ प्लस अगर पाई अपॉन 3 है तो आपको
डायरेक्टली पाई अपॉन 3 मिलेगा। अब 8 पाई को हम सिर्फ क्या करेंगे, एक बार ऐसा लिख के दिखा दें कि 8 इंटू पाई, क्योंकि पाई फंक्शन है तो 8 इंटू पाई है, तो इसका जो वैल्यू रहेगा 8 पाई प्लस पाई अपॉन 3 का, वो वैल्यू और पाई अपॉन 3 का वैल्यू सेम रहेगा इसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू कॉट पाई अपॉन 3। एक मिनट, कॉट पाई अपॉन 3, और कॉट पाई अपॉन 3 अगर आप देखते हो, अच्छा यहाँ पे नहीं है, पाई अपॉन 3 का मतलब तो आप समझ रहे हो 180 अपॉन 3, 3 6 18 0, मतलब कॉट 60। tan 60 अगर √3 है तो कॉट 60 1 अपॉन √3 होता है, आपने देखा उसका रेसिप्रोकल रहता है। तो कॉट 60 आपको मिलेगा 1 अपॉन √3, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1 अपॉन √3। तो इतने ही करना था स्टूडेंट्स, आपको होप करता हूँ आपको समझा रहेगा स्टूडेंट्स। एक दो बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझेगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।